हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक 100 बुलेट शॉर्ट चला रहे हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के चैप्टरों में, यानी कि अभी तक के जो पार्ट से, पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने 6 क्वेश्चन देखे, पार्ट नंबर 2 में भी हमने 6 क्वेश्चन देखे, यानी कि हमारे 12 क्वेश्चन कवर हो गए। तो 100 क्वेश्चन में से 12 कवर हो गए 2 लेक्चर में। आज का तीसरा लेक्चर हम लेके चलेंगे जिसमें 6 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जानेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? स्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, विभव और धारिता से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो अब आगे जो चल रहे हैं उसमें चल रहे हैं वैद्युत चालन, किरचॉफ वाला चैप्टर, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाएंगे। तो बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। जो लोग बच्चे नए हैं वो लेक्चर जाके अपने देख लीजिए, ठीक है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई। अनुगमन वेग तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें संबंध लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट संबंध लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या पता है हमको पता है अनुगमन वेग, यानी कि जिसको बोलते हैं वीडी। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, याद होगा आपको? क्या होता है हमारा I/N/E होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा फॉर्मूला था? हमारा धारा घनत्व का फॉर्मूला था। धारा घनत्व जिसको J से दिखाया करते थे, और J इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? I/A। तो यहां से हम लोग I की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से I का मान रखने पर, I का मान रखने पर, तो I का मान यहाँ पे पुट करते हैं। तो धारा घनत्व J बराबर I की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? इसको इधर ले जाएंगे, आ जाएगा VD इंटू NEA। अपॉन में क्या था? A से A क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। तो आपका अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या आ जाएगा बच्चों? J बराबर आ जाएगा हमारा NE इंटू में VD। तो नोट कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो क्या है? आवेशित कण के अनुगमन वेग यानी कि VD और धारा घनत्व J में संबंध लिखिए। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, J बराबर NE इंटू में VD, ठीक है। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो? ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ठीक है, या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर में थ्योरी पूछ लेते हैं डेरिवेशन में, तो काफ़ी लंबी है थ्योरी। जब कभी भी 1 नंबर में पूछेंगे तो मेन थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पता है, अनुगमन वेग क्या होता है? अगर हम किसी भी चालक तार को ले लें और उसके सिरों पर बैटरी द्वारा क्या लगा दें? विभवांतर लगा दें, ठीक है। अगर कोई बैटरी लगा के इसके सिरों पर क्या लगा दें हम लोग? विभवांतर आरोपित करेंगे, तो इस चालक के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे, ठीक है। ऋण क्षेत्र से कहाँ जाएंगे? प्लस वाले की तरफ, यानी कि निगेटिव सिरे से कहाँ जाएंगे? हमारे प्लस की तरफ, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। लेकिन जब बैटरी इनको ऊर्जा देगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चालक के भीतर जो धनायन होते हैं उससे टकराने में ऊर्जा का अधिकतर भाग क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तब बैटरी का विभवांतर इन पर एक सूक्ष्म नियत वेग आरोपित करता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, जो इनके ऊष्मीय वेग पे आरोपित होता है। उसके बाद हमको पता चला कि इनके औसत वेग को, मतलब काफी लंबी थ्योरी है, तो हमको इतनी बड़ी नहीं देनी। अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो हमको केवल क्या लिखना है वो आज आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी ये तो हम लोग डेरिवेशन में पूरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं थ्योरी हम लोग। तो क्या होता है हमारा अनुगमन वेग? तो यहां डालेंगे अनुगमन वेग क्या होगा? किसी चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
वह औसत वेग, वह औसत वेग जिससे वे चालक तार के भीतर उपस्थित धनायनों से टकराते हुए क्या करते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। उपस्थिति में चालक के ऋण सिरे से कहाँ बढ़ते हैं, धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहलाते हैं भाई साहब, अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। हो गई थ्योरी भाई। तो क्या होता है भाई, हमने बताया है कि लॉन्ग थ्योरी में हमको पता चला कि अगर हम किसी चालक तार के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर लगाएंगे, तो मान लो यहाँ पर चालक तार आपका ये है, अगर इसके सिरे पर बैटरी लगाएंगे तो एक पे होगा माइनस, एक पे प्लस, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस से जाते हैं प्लस की तरफ, ठीक है। इस दौरान वो धनायनों से टकराने में अपनी ऊर्जा को खो देंगे, तब बैटरी का विभवांतर उन पे एक सूक्ष्म नियत वेग और आरोपित करता है, यानी कि पहले भी वेग होगा, उसके बाद वेग थोड़ा कम हो जाता है, तब क्या होता है, ये वेग भी उस पर आरोपित होता है। तो इसके टोटल जितना भी औसत वेग आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जितने भी वेग होंगे उन सब का औसत जो निकल के आता है वो अनुगमन वेग कहलाता है। वो थ्योरी थोड़ी लंबी बढ़ती है, इसलिए हम लोग एक नंबर में केवल उतना ही लिखते हैं जितना जरूरत है। तो क्या लिखा, किसी चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग, ठीक है, औसत लगाया क्योंकि पहले वेग होगा उसके बाद वेग कम होगा टक्कर में, तब 10 की घात -4 और दिया जाएगा, उनके उसमें वेग पे आरोपित होगा, फिर उनका जो औसत आएगा, इसीलिए लिखा औसत वेग, जिससे वे चालक तार के भीतर उपस्थित धनायनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्योंकि बैटरी लगी थी तो एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बढ़ते हैं या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बढ़ते हैं। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, बाकी अगर इतना और बताना चाहे तो बता सकते हैं। इसको किससे दिखाते भाई, डिनोटेड बाय VD से कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, VD बराबर I/NE/A। बाकी यूनिट भाई वेग है तो यूनिट क्या होगा, जो वेग का होता है भाई मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछ देते हैं, 2 नंबर में भी पूछ देते हैं, 2 नंबर में क्या बता आपको 3 नंबर में डेरिवेशन ही मिल जाए, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने। तो आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, गतिशीलता किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं भैया, ठीक है, वैद्युशीलता, गतिशीलता, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आपसे पूछ देते हैं, ठीक है। तो गतिशीलता क्या होती है, तो भाई अगर इसको दिखाना चाहें तो हम दिखाएंगे किससे, इसको डायरेक्टली हम लोग म्यू से दिखाते हैं, तो इसको देख देते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनुगमन वेग
कि चालक तार पे हम लोग बैटरी द्वारा विभवांतर लगाएंगे तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है। उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक औसत वेग से जाएंगे, जिसे बोलेंगे हम लोग अनुवन वेग। तो इन दोनों का जो अनुपात आता है उसी को क्या बोलते हैं, गतिशीलता, ठीक है। म्यू से दिखाया जाएगा, इसका नाम लिख लेते हैं आगे, इसको म्यू पढ़ा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर VD/E। अगर इसकी हम यूनिट निकालें तो यो यूनिट आएगी, ऊपर क्या है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, अगर उसी को रख दिया जाए तो वोल्ट प्रति क्या आ जाएगा, मीटर। तो इसको सही करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो आपका एक निकल के आएगा मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड, ठीक है। नोट कर लेंगे, ये हो गया इसका मात्रक और इसका यूनिट। अब परिभाषा इसी से देख के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, गतिशीलता क्या होती है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग क्या होता है, ये VD, तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E के अनुपात को क्या बोलते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो नोट कर लीजिए थ्योरीज की इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषा ध्यान रखें, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, ठीक है, उसके बाद गतिशीलता हो गया, ये सब परिभाषाएं एक एक नंबर में पूछ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आगे अपने 16वें नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, धातु के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे इसको। इसमें क्या क्या दिया गया, धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 कर दी जाए। तो मान लो कोई तार होगा जिसकी लंबाई कुछ होगी, तो हम लोग मानेंगे क्या, माना तार की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी, L मान लेते हैं। प्रारंभिक लंबाई बराबर हो गई हमारी L, और जो नई लंबाई वो 4 गुनी कर दी जाए। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, प्रश्नानुसार तार की नई लंबाई क्या मान लिया जाए भाई, 4 टाइम्स यानी कि 4L हो गई भाई, 4 गुनी कर दी, क्या लिख लिया हमने, 4 × L हो गया। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो पहले प्रतिरोध मान लो R1 होगा, बाद में प्रतिरोध क्या होगा, R2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग तो भाई आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ऐसे सवाल होगा। हाँ, और ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के कई सारे सवाल आते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपको आने चाहिए लगाने। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, R समानुपाती L², ठीक है, या R समानुपाती N² से आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या पढ़ा था हम लोग, R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो क्या आएगा हमारा, R1/R2, L1 पहले लंबाई कितनी थी L, बाद में कितनी हो गई हमारी 4L, स्क्वायर लगाया, इससे ये कैंसिल, तो R1/R2 बराबर क्या आएगा, चलिए 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा हमारा 16, उधर भेज देंगे तो 16 × R1 बराबर क्या आएगा R2, यानी कि जो बाद वाला प्रतिरोध होगा वो पहले का कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा या 16 गुना हो जाएगा।
चलिए नोट कर लीजिए भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ ध्यान रहे सेम तार को खींचा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ के टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल के बीच संबंध लिखे। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आपने की होगी और इसको इंपॉर्टेंट भी बताया जाता है स्कूलों में, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाई चांस अगर पूछा जाए तो इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम लोग डेरिवेशन में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टॉप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को लिखते हैं और इसमें इन्होंने केवल संबंध लिखने के लिए बोला है, तो आपको संबंध याद होना चाहिए। हमको ये पता है कि टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो विद्युत वाहक बल से हमेशा कम वैल्यू का होता है, और उसका जो सूत्र होता है वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो संबंध पूछा है तो संबंध लिख सकते हो, बाकी वैल्यू चाहे तो लिख सकते हो, जहां V क्या होता है हमारा टर्मिनल विभवांतर, E क्या होता है हमारा विद्युत वाहक बल, I क्या होता है परिपथ की धारा, और R क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो आ गए बेटा अपने 18वें नंबर क्वेश्चन पे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 2024 में पूछा भी गया था, शायद 22 में भी पूछा गया था लगभग, तो 24 में तो आया था। क्या था 24 में पहला पार्ट नहीं था, दूसरा वाला पार्ट पूछा गया था, कई कई सेटों में पहला भी पूछा गया था। क्या था, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लिखें तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भाई इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल r से। ठीक है, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग पे लगाए गए अवरोध को क्या बोलते हैं हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध। परिभाषा नहीं पूछी तो नहीं लिखना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिख दीजिए। क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R कोष्टक में E/V-1। याद होना चाहिए सबको, आई थिंक याद भी होगा। ठीक है, और रिवीजन कर रहे हो आप, आपके पास केवल 30 दिन है, तो उन 30 दिन में आपको पूरा का पूरा फिजिक्स यहाँ भरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं, पेट में नहीं भरा होना चाहिए, ना कॉपी में भरा होना चाहिए, तो आपकी बुद्धि में भरना है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया। अब यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2024 में सेकंड पार्ट, यानी ये पूछा गया था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो क्या लिखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेंगे, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करता है। चलिए, तो पहला रीजन क्या है भाई, तो भाई जो सेल होंगे अगर उनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर या बढ़ाने पर क्या करता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। पहला रीजन जिससे हम लोग प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। दूसरा रीजन, अब सेल के भीतर जो घोल होता है वही तो आंतरिक प्रतिरोध बनाता है, अगर उस घोल की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेल के भीतर के वैद्युत अपघट्य
राइटिंग पे मत जाइएगा, बाकी हमने समझा दिया है। आंसर में थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ता है, इसलिए राइटिंग उल्टी सीधी बन रही है। तो सेल के भीतर के वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लिख दिया। उसके बाद पूछा गया किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कारक होते हैं दो कारकों पर निर्भर करती है। यदि सेल की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि उसके बीच यानी प्लेटों के बीच यानी सेल के भीतर जो हमारा वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेटिंग बढ़ा दी यानी डाइल्यूट होगा तो आर कम होगा, कंसंट्रेट होगा तो आर आपका बढ़ेगा। तो उसकी सांद्रता बढ़ाने पर आर का मान बढ़ जाएगा। तो हो गए क्वेश्चन नंबर 18। तो 6 शॉर्ट हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम लोग अगली क्लास आएंगे यानी पार्ट नंबर 4 में आगे के 6 क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आप इन 18 क्वेश्चन को याद करिए, रटिए। अगली क्लास हमारी आएगी कल, ठीक है, सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।